वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज करें बेटा यूनिट 4 का पार्ट 2। पार्ट 1 पूरा कर चुके हैं, पूरी स्टोरी इसमें हो चुकी है। अब इसके जो बचे हुए 4 चरण हैं वो हम इस पर करेंगे। स्टार्ट करेंगे वीडियो को। प्रथम चरण पूरा मैं समझा चुकी हूँ इससे पहले कि औरंगजेब कौन था, क्या वो चाह रहा था। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ स्टार्टिंग से। देखो, जो औरंगजेब था इसने क्या सोचा कि मुझे करना है दक्षिण पे पूरा का पूरा कब्जा, कि जो मैं पार्ट जीता हुआ हूँ, इतना पूरा एरिया इन्होंने जीता हुआ था। अगर मैं भारत को बनाऊँ ऐसे, तो ये वाला पूरा पार्ट तो इनके पास था ही उत्तर का। अभी क्या चाह रहे थे कि दक्षिण का पार्ट को भी जीतना है। तो यही थी दक्षिण की नीति औरंगजेब की, कि यहाँ पे इसको लड़ना था। बट यहाँ क्या है, लोग बैठे हुए थे। वो लोग कौन थे? पहले शिवाजी, मराठे सारे, बीजापुर वाले, गोलकुंडा वाले, जो तीनों के तीनों ही स्ट्रांग थे। ये तीनों आपस में मिल जाते थे। जैसे लड़ाई होती थी आपस में मिलके इसके खिलाफ लड़ते थे। तो ये लड़ाई जो चली नहीं, तो 4 चरण में चली है लड़ाई। अंत में क्या हुआ, चौथे चरण में ये पूरी की पूरी तरीके से हार गया। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा। पहले में जीता, दूसरे में हार गया, तीसरे में बड़े लेवल पे जीता, और चौथे में पूरी तरीके से हार गया। ठीक है। और यही कारण है इनका, मुगल वालों की पतन का। मराठाओं का सबसे बड़ा इसमें योगदान है, क्योंकि मराठा कभी हार नहीं माने। उन्होंने इसके खिलाफ पूरी अपनी जान लगा दी, है ना। तो यही कि पहले चरण में कैसे थोड़ा जीता, फिर दूसरे में पूरी तरह से हारा क्यों, तीसरे में फिर वापस स्ट्रेटेजी के साथ आया कि क्या किया जा सकता, दिमाग लगाया इसने अपना, स्ट्रांग होके फिर आया। और चौथे में पूरी तरीके से क्यों हार गया, यही देखना है। 4 चरण पढ़ने हैं हमको, ठीक है। बाकी बीजापुर के बारे में डीप में मैंने बता दिया, वो कौन है, कैसे थे। गोलकुंडा का पार्ट 1 में बता दिया। मराठा वालों को भी पूरा समझा दिया कि इनकी स्टोरी कैसे चली। अब ये बस छोटी सी वीडियो है जिसमें चरण करेंगे। पहले चरण में हमने देखा है कि औरंगजेब की दक्षिण नीति उसके साम्राज्य विस्तार की नीति थी। वो क्या चाह रहा था कि जो मेरा साम्राज्य उसको मैं बढ़ाऊं। शाइस्ता खान स्वयं इस आक्रामककारी नीति का समर्थक था। ये भी कौन था? इसका समर्थक था। इसलिए वह भी औरंगजेब की दक्षिण विजय के सपने को स्वीकार करने के लिए उत्साहित था। ऐसा प्रतीत होता है कि शाइस्ता खान ने आक्रमण से पहले ठीक से तैयारी नहीं की थी। इसने क्या किया, ढंग से तैयारी नहीं की, बिगड़ उसके प्लानिंग वगैरह के, बिना उनकी आर्थिक स्थिति जाने, बिगड़ वहाँ की भौगोलिक स्थिति जाने की, कैसा उनका एनवायरनमेंट है, वातावरण, बिना उसको देखे मतलब घुस गए लड़ाई करने कि चलो जी लड़ाई करते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता, सब कुछ देखना पड़ता है। सामने वाले बंदे को पूरा देखो कि वो कौन है, अगर लड़ाई हुई तो क्या परिणाम आएंगे, ये सब नहीं देखा इन्होंने। ये चले गए बस लड़ाई करने खुशी खुशी में। मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए कि हम जीत जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। बट एक हुआ क्या, अपोजिट हो गया। कि फर्स्ट चरण में इनको एक बार समझ आ गई कि लड़ना इतना आसान नहीं है। पैसे का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा, क्योंकि सैनिक चाहिए, फिर सैनिकों को रखने का खर्च, उन सैनिकों की तनख्वाह, गोला बारूद, पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत हाई लेवल पे जब भी वॉर होती है तो पैसा तो बेहिसाब लगता है, अंधा पैसा बहता है। तो यही हुआ कि इसने बिगड़ सोचे समझे आक्रमण किया। उत्साहित था और ऐसा प्रतीत होता कि बिगड़ उसके तैयारी के गए थे। इसके अतिरिक्त उसे दक्षिण प्रवेश की भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति का भी कोई विशेष ज्ञान नहीं था। इन्होंने उनकी सिचुएशन नहीं देखी कि कैसी उनकी वो चल रहा है। वो आपस में मिल जाते थे तीनों, है ना। राजनीतिक स्थिति कैसी थी उनको ये कुछ नहीं पता था। एरिया कैसा था, भौगोलिक स्थिति कैसी थी, उन्हें ये भी नहीं पता था। क्योंकि देखो, जहाँ तुम लड़ने जा रहे हो, कम से कम तुम्हें वहाँ के रोड तो बताओ कि जाना कहाँ से है। कि वहाँ पे पूछोगे कि भाई हमें बता दो यहाँ से यहाँ गया कैसे जाना है, ऐसा थोड़ी होता है। भौगोलिक स्थिति भी के बारे में भी इनको कुछ खास नहीं पता था। वहाँ की भौगोलिक स्थिति में और उत्तर की स्थिति में बहुत फर्क है, ठीक है। यह सही बात तो यह थी कि पूरी लड़ाई की योजना लापरवाही से की गई थी। मतलब ये बिगड़ सोचे समझे, लापरवाही से हवा में प्लानिंग बना दी इन्होंने कि चलो लड़ते हैं, जीत जाएंगे। और वो इनके भी खतरनाक, वो इनके भी फादर बैठे थे वहाँ पे, उन्होंने छोड़ा ही नहीं इनको। इनका ही पतन हो गया अंत में लड़ लड़ के। इसलिए ना केवल शाइस्ता खान को मराठों के विरुद्ध मुंह की खानी पड़ी, बल्कि उसका आक्रमण पूरी तरह से असफल हो गया। पूरी तरीके से हार के आए, ठीक है। जैसे गए थे वैसे वापस आ गए। इसके पश्चात कुछ समय के लिए दक्षिण में सैनिक गतिविधियों कुछ कम हो गई। फिर जब हार ही गए तो रुक गए भाई, कि हार रहे हम तो थोड़े टाइम के लिए रुक गए। मुगल ने इस समय का उपयोग शायद इस निश्चित योजना को बनाने के लिए, जो ये रुके थे ना, ये बैठे थे घर पे, पर ये प्लानिंग कर रहे थे कि अब क्या किया जा सकता है।
दोबारा वॉर करेंगे तो ढंग से करेंगे, प्लानिंग करके ढंग से। तो उन्होंने क्या किया, शिवाजी के नेतृत्व में मराठाओं की बढ़ती हुई राजनीतिक शक्ति ने औरंगजेब को शीघ्र ही कुछ कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया। अब इसने देखा कि शिवाजी तो भाई स्ट्रांग होता ही जा रहा है, हर तरीके से वो बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, और ऊपर से हमारे घर में घुस के हमारे सूरत को 2-3 बार लूट के ले गए। तो ये तो बहुत बुरी बेइज्जती वाली बात है कि जिन पे हम आक्रमण कर रहे थे वो हम पे आक्रमण करके लूट के ले भी गए, है ना। तो इसने फिर सोचा कि कुछ ना करना पड़ेगा, कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी, वो मजबूर हो गया। अपनी योजना को कार्य रूप देने के लिए औरंगजेब ने जय सिंह, जो ये इंसान बोलूँ ना 2-3 बार इसका नाम जो आया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो, जय सिंह जो है उसको भेजा कि तू जा दक्षिण में और जाके वहाँ की सिचुएशन, वहाँ की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग, उनकी हर चीज़ को समझ के और देख के आ कि हम इनको कैसे जीत सकते हैं, कि कोई तो इनके भी खामी होगी, कोई तो इनकी भी कमी होगी। वो कमी को बस पकड़ने के लिए भेजा इसको कि जहाँ के वहाँ का जो वातावरण है उसको समझ के आ जाए एक बार कि हम ना हारे। जयसिंह को दक्षिण का वारसराय नियुक्त कर दिएगा, इसको बना देगा वारसराय कि तू यहाँ का वारसराय है। मतलब एक तरीके से वो बना दिया कि सारा यहाँ से रिलेटेड जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, उसका सारा हिसाब किताब, सारी चीज़ संभालने का काम तेरा है। ऐसे जयसिंह को आक्रामक नीति का पालन करने का आदेश दिया गया था। आक्रामक मतलब एग्रेसिव, कि तुझे लड़ झगड़ के जाए कैसे भी हो, तुझे बस जीतना है। जयसिंह ने निश्चित योजना के साथ आक्रमण आरंभ कर दिया। इसने प्लानिंग की, फिर इसने क्या किया, आक्रमण किया दिया। जयसिंह ने न केवल युद्ध के तरीकों का प्रयोग किया, अलग अलग प्रकार के तरीके यूज करे इसने, बल्कि मराठों की शक्ति को क्षीण करने के लिए कूटनीति का भी प्रयोग किया। कूटनीति क्या होती है बेटा, अलग अलग तरीके, जैसे पैसे दे दिए, लालच दे दिया, जासूस भेज दिए, अलग अलग तरीके की नीतियाँ होती है ना, वो सब यूज़ कर दी इसने कि अगर लड़के नहीं जीत पा रहा तो किसी और तरीके से जीतूंगा। जैसे अकबर कूटनीति चलाता था कि शादी कर लो, संबंध बना लो, लड़ाई खत्म हो जाएगी। राजपूत मुझे तब मारेंगे जब मैं उनका दुश्मन हूँगा, जिस दिन मैं उसका दामाद बन जाऊंगा राजपूत मुझे मारेंगे नहीं, क्योंकि भैया बेटी का पति मार नहीं सकते, संबंध बन गया अब तो ऐसे ही कूटनीतियों में आता है। तो इसने क्या किया था, कूटनीतियों का भी सहारा लिया। कई मराठा सरदार उसके साथ मिल गए। अब ये जब कर रहा है कूटनीति, फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ा, तो कई मराठा सरकार इनके साथ मिल गए, पैसों के लिए गए या वैसे ही भाग गए या गलती से चले गए, ये सब चीज़ें अलग हैं। बड़ी के सरदार के साथ मिल गए। इस प्रकार कई मराठा सरदारों के दल बदल से, मतलब भाई पार्टी चेंज कर दी इन्होंने, पार्टी चेंज इसने करवा दी अलग अलग तरीके यूज़ करके। एवं युद्ध क्षेत्र में कई बार पराजय के कारण शिवाजी की शक्ति को कमज़ोर होना पड़ा। अब देखो इसने क्या किया, ये गया, प्लानिंग वगैरह इसने की, इसने कूटनीति यूज़ करी और इसने बंदे ढूंढने स्टार्ट कर दिए। शिवाजी की गैंग के लोग इसने काटने शुरू कर दिए, जिससे क्या हुआ, शिवाजी वाले जो हैं कमज़ोर पड़ गए। क्योंकि देखो, अगर तुम्हारा खुद का ही बंदा कोई तुम्हारी प्लानिंग प्लॉटिंग है, तुम्हारी क्या प्लानिंग है, उसको बाहर जाके बता दे, कोई बीच में मुखबर आ जाए, तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। तो यही हुआ कि जो ये पहली वाली वॉर है, इसमें ये आए, हार गए। क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे ये हारे हैं, बिगर प्लानिंग वगैरह के आ गए थे, डायरेक्ट लड़ने आए थे, हार के वापस चले गए। फिर इन्होंने प्लानिंग व्लानिंग करी, जयसिंह आया, उसने देखा सारी सिचुएशन, कूटनीति यूज़ करी, शिवाजी वाले बंदे तोड़े, आपस में मिलाए, हाथ मिलाया, जो भी करना चाहे, चाहे लालच दिया, करोड़ों के लालच दे दिया हो, ऐसे कर कुरा के शिवाजी की शक्तियों को इसने कमज़ोर करा। ठीक है, मजबूर होकर मुगलों ने अंत में, फिर शिवाजी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसने संधि कर लिया एंड में कि ठीक है लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, संधि कर लेते हैं। सेकंड चरण पढ़ेंगे, ठीक है। द्वितीय चरण में क्या हुआ, ये ना डिफेंस मोड में आ गया, क्योंकि इसका नुकसान बहुत हो चुका था। शिवाजी वाले से छोड़ेंगे थोड़ी, अगर ये इसके पास हमला करने आएगा तो वो भी नहीं छोड़ेंगे। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, डिफेंस में आ गया। डिफेंस क्या होता है, खुद को बचाना, कि भाई ये ना हो कि हम दक्षिण जीतना चाह रहे हैं और हमारा जो उत्तर का एरिया हमारा ये भी चला जाए। तो ये इसमें आ गया कि अपने आप को पहले बचा लो, बाद में लड़ लेके पहले अपने आप को ठीक करो, अपनी आर्थिक स्थिति जो खराब हुई उसको ठीक करो। ठीक है, विस्तार की नीति को इसने थोड़ा टाइम के लिए रोक दिया कि अभी रुक जाओ, क्योंकि क्या हो रहा था, बीजापुर वालों को नहीं बार बार लड़ने जा रहे थे, तब भी जीत नहीं पा रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था, इसको आर्थिक नुकसान हो रहा था, बहुत हाई लेवल का पैसा इनका बह रहा था बुरी तरीके से, क्योंकि कितनी बार इसने बीजापुर पे वो करा हमला, पर जीत नहीं पा रहा। अब क्या हुआ था, शिवाजी ने मुगलों को तंग करना स्टार्ट कर दिया कि हम भी नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि ये वीक पड़ रहे थे, तो अब वो छोड़ेंगे भी नहीं, वो भी हमला करेंगे। तो ऐसे कर करके हर तरीके से परेशान हो गए। सेकंड चरण में इसने क्या किया,
अपने आप को बचाना शुरू कर दिया कि जो इसने किले जीते हुए थे उसके ऊपर से इसने ध्यान हटा दिया कि अब ये किले तो जाएंगे ही, क्योंकि अब वो लड़ने आए हैं, तो वो जो जीता हुआ था ये अब वो वापस ले गए मराठे वाले अपने वाला किले वगैरह जो थे, प्लस इनके खुद के किले भी छीन लिए उन्होंने। 67 और 81 के बीच में औरंगजेब की साम्राज्य विस्तार की नीति स्थगित करनी पड़ी। इसने क्या कर दिया, अपनी नीति को रोका, स्थगित कर दी। मुगल ने इस समय केवल बचाव की नीति की। बचाव मीन्स डिफेंस, डिफेंस की नीति पे आ गया ये। जयसिंह के बीजापुर को जीतने की विफलता के कारण, बीजापुर को जीतना चाह रहा था पर बार बार हारने के कारण औरंगजेब की आंखें खुल गई। औरंगजेब को वाली बात समझ आ गई कि भाई ऐसा नहीं होता कि तुम हवा में डिसीजन ले रहे हो, तुमने सोचा कि हम जीत लेंगे और हम जीत ही जाएंगे। हार भी आती है, जरूरी थोड़ी तुम हर बार जीत जाओ। उसने शायद अनुभव किया कि प्राय सेवा व धन का अभाव दक्षिण प्रदेशों को मुगल साम्राज्य में मिलाना ठीक नहीं है, कि ऐसी सिचुएशन में जब हम गरीबों की सिचुएशन में, हमारी आर्थिक सिचुएशन ख़राब हो रही है, तो इस वक्त रुक जाना चाहिए। अभी मत सोचो इस बारे में कि विस्तार करो, जो तुम्हारा खुद का राज्य है पहले उसको संभाल लो। इस समय मुगल सरकार विस्तारवादी नीति को अपनाने से असमर्थ थी। इस वक्त ऐसी सिचुएशन आ गई थी इनकी कि हम नहीं जीत सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी आर्थिक नुकसान हो गया था, पैसे ख़त्म। 1670 से 80 तक शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध एक आक्रमणकारी नीति का पालन किया। शिवाजी आ गए अब गुस्से में, इन्होंने आक्रमण किया इस वाले पूरे टाइम पीरियड तक, 10 साल तक। इस काल में दक्षिण में मुगलों की दशा अत्यंत शोचनीय थी, मतलब बहुत बुरी सिचुएशन में पहुंच गए थे भाई ये मुगल वाले, क्योंकि अब शिवाजी ने डंडा कर दिया। मराठाओं के बढ़ते हुए विरोध ने मुगल के लिए जीना दुश्वार कर दिया, मतलब बहुत बुरा हाल कर दिया, इनका जीना हराम कर दिया इन्होंने। ठीक से नेतृत्व ना मिलने के लिए, इनका मतलब नेतृत्व नहीं हो पा रहा था इनसे, ना मिलने के कारण आर्थिक कठिनाइयों का मुगल सेना पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। आर्थिक मीन्स पैसे से रिलेटेड, पैसा कम पड़ रहा है, सेना नहीं लड़ पाएगी, बगैर पैसे के कैसे लड़ लेगी सेना। शिवाजी ने मुगलों की बिगड़ती हुई अवस्था का लाभ उठाया। देखो ये अपने पूरे के पूरे जासूस वगैरह छोड़ के रखते थे कि उनकी क्या सिचुएशन चल रही, देखते रहो, जैसे ही पता चलता था वो कमज़ोर है हमला कर देते, तो इन्होंने फुल फ़ायदा उठाया इस चीज़ का कि वो भी इस वक्त कमज़ोर है। ना केवल मराठाओं ने कहीं उस किले पर अधिकार कर लिया जो वह पुनर्धा की संधि में पश्चात छोड़ने पड़े थे, जो इन्होंने संधि की थी कि तुम हमें इतने किले दे दो, इतना पैसे दे दो, हम तुम पे आक्रमण नहीं करेंगे, वो सारे किले इन्होंने वापस ले लिए। ठीक है, जैसे ये कमज़ोर हुए सारे किले इन्होंने ले लिए, बल्कि उन्होंने मुगल प्रदेशों पर अपने आक्रमण की संख्या में वृद्धि कर दी, नॉन स्टॉप आक्रमण करने स्टार्ट कर दिए। यहाँ तक कि मराठाओं ने शिवाजी के नेतृत्व में सूरत जैसे दूर के स्थानों को भी नहीं छोड़ा, मतलब बहुत ऊपर के स्थान, उत्तर भारत में ऊपर की तरफ जाके भी ये घुस गए और लूटना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। पहले ये इन्हें लूट रहे थे, अब ये इन्हें लूट रहे। शिवाजी ने 2 बार सूरत गुजरात में आक्रमण किया। शिवाजी के खिलाफ मुगल अपनी आक्रमणकारी नीति को फिर से नहीं अपना पाए। शिवाजी के खिलाफ मुगल कमज़ोर पड़ गए थे इस वाले पीरियड में, सेकंड चरण के अंदर। परिणाम से वो उसने सुरक्षात्मक नीति अपनाई। सुरक्षात्मक नीति क्या है, डिफेंस की नीति, कि अपने आप को पहले तुम बचा लो। ठीक है, इस नीति में उन्होंने असफलता मिली। कई मुगल सैनिक अधिकारी चुपके से मराठों से मिल गए थे। अब क्या हुआ था, जैसे पहले मराठे वाले कुछ सरदार इनसे मिले थे, वैसे अब कुछ इनके भी मिल गए थे, है ना। सारी इनकी प्लानिंग वगैरह बाहर आ रही थी, कुछ भी गोपनीयता बोलते हैं ना, प्राइवेसी नहीं बची थी। इस कारण से मराठे निश्चित रूप से दक्षिण के में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बन गए थे। ये हो गया आपका सेकंड चरण। फर्स्ट चरण में आया, हमले किए, कुछ एरिया हल्के फुल्के जीता लेकिन हार गया, कुछ खास नहीं जीता, बहुत बुरी हालत में गया वापस। सेकंड में डिफेंस की नीति में आ गया कि नहीं जीत पाएंगे, बीजापुर में हमला करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हार ही रहे हैं हम। ठीक है, कुछ 1-2 अपने सरदार जो थे, जयसिंह ने प्लानिंग वगैरह अच्छी की थी, उसने प्लानिंग करके वो अपना लिया था। थोड़ा पहले चरण में उसने हल्की सी सफलता हासिल की थी, लेकिन उस दुगनी खतरनाक तरीके से हार सेकंड चरण में उसने देख ली। ठीक है, मुगल वालों ने पहले में हल्की सी सफलता मिली, पहले तो हार रही थे स्टार्टिंग में, फिर हल्की सफलता आई जयसिंह के कारण, उसके बाद बुरी तरीके से हार गए। अब तीसरे में ये मुगल वाले जीतेंगे, हाई लेवल पे ये जीतेंगे, क्योंकि अब क्या होगा, शिवाजी की मृत्यु हो गई, संभाजी उनके उत्तराधिकारी बने जिसको ये बंदी बना लेंगे। ठीक है,
बीजापुर, गोलकुंडा को ही हरा देंगे, मतलब हाई लेवल पे ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके फिर आएंगे। ठीक है, इसमें ये बहुत सारी चीज़ें जीतते हुए जाएंगे मुगल वाले। अब इनकी जीत को पढ़ लेते हैं। ठीक है, गेम पलट गई अब। 86 से 94 के बीच में मुगलों ने साम्राज्य विस्तार की नीति को फिर से एक बार बड़े पैमाने पर अपनाया। अब ये कुछ जोर शोर से आ गए वापस, इन्होंने स्टार्ट कर दी विस्तार की नीति कि अब हो गया काफ़ी टाइम, अपने कर ली अपनी आर्थिक सिचुएशन ठीक, अब लड़ेंगे। औरंगजेब ने यह निश्चित कर लिया था कि वह दक्षिण में अपने सभी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को अपने रास्ते से हटाएगा। इसने सोचा था कि ये तीनों, बीजापुर वाले, गोलकुंडा वाले और मराठे वाले, इन तीनों को मैं हटा दूंगा। इस बार ये पूरी प्लानिंग के साथ आया था। इस बार वह जो लड़ाई छेड़ी उसका उद्देश्य केवल खोए हुए मुगल साम्राज्यों को स्थापित करना या अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ऊपर दबाव डालना नहीं था, बल्कि वह आक्रामक नीति में था, जिसमें क्या था कि तुम्हें हम हर तरीके से हरा देंगे। सिर्फ ये अपनी चीज़ें हारी भी वापस लेने नहीं आया था, ये था कि इनको भी हरा दूंगा, इनके भी पूरे साम्राज्य छीन लूंगा। ये इसमें आया था के द्वारा हर कीमत पर दक्षिण के सभी प्रदेशों में मुगल साम्राज्य को मिलाना था, कि जितना भी दक्षिण का एरिया है ना, पूरा का पूरा सारा एरिया जीतेंगे। अब ये इसमें आ गए थे, गुस्से में आ गए हैं ये। निर्संदेह सबसे पहले औरंगजेब ने मराठों की ओर ध्यान दिया और उनके हटाने के लिए सैनिक गतिविधियों को केंद्र बिंदु बनाया। लड़ाई स्टार्ट कर दी सैनिक रूप से, परंतु शीघ्र ही औरंगजेब के अनुसार ने अनुभव किया कि बीजापुर और गोलकुंडा को हराए बिना मराठों को समाप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? बीजापुर वाले, गोलकुंडा वाले और मराठे आपस में मिल जाते थे। ये क्या करते थे, इसको पूरा सपोर्ट करते थे, तीनों एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करते थे। तो इसने देखा था कि शिवाजी को हराने के लिए पहले जो इसके दो भाई बैठे हैं ना, बीजापुर और गोलकुंडा वाले, इनको हराओ, इनको हराए बिना इसको नहीं जीता जा सकता। तो इसने क्या किया, पहले ये इस पे आया अब कि शिवाजी को छोड़ो थोड़े टाइम के लिए, इनको हराओ और ये यहाँ पे हरा देगा इनको। ठीक है, अनुभव किया कि इनको हराए बिना इसको जीता नहीं जा सकता, इसलिए उसने बीजापुर की ओर ध्यान दिया और मुगल की सैन्य बीजापुर की ओर हमला कर दिया। इरादे से लिपने पड़ी। ठीक है, हमला करने के लिए गए ये, बीजापुर की शक्ति इतनी नहीं थी, बीजापुर वाले इतने भी स्ट्रांग नहीं थे कि वह मुगलों के हमले को सफल ना होने दे। ठीक है, ये इस वक्त कमज़ोर चल रहे होंगे और 86 में बीजापुर हार गया। ठीक है, अभी ये पूरी पावर से आए थे ना मुगल वाले, 2 चरण में बुरी तरह से हार ही रहे थे, है ना। अब तीसरे में ये अलग लेवल पे खड़े होके आए हैं, तो ये इन्होंने पहले बीजापुर को हटा दिया। 3 थे ना इनके मेन दुश्मन, बीजापुर, गोलकुंडा और शिवाजी। पहले वाले को इसने हरा दिया, शिवाजी को इन्होंने होल्ड पे डाल दिया। अब दूसरा आएंगे, शीघ्र ही 87 में गोलकुंडा भी पराजय हो गया। अब इसने इन्हें भी हरा दिया कि ये दोनों गए, अभी ये अकेला बच्चा, अब इसको घेरेंगे। ठीक है, ये हो गया। इन दोनों राज्यों में को मुगल साम्राज्य में मिलाने के पश्चात औरंगजेब ने फिर एक बार बड़े पैमाने पर सैनिक गतिविधि मराठों पे आए। अब आ गए तीसरे पे कि अब इनके पास आएंगे, मराठों के विरुद्ध प्रारंभ कर दिया। अंत में 89 में संभाजी को बंदी बना लिया गया। शिवाजी तो थे ही नहीं खत्म, संभाजी उसका जो उत्तराधिकारी थे उनको इसने बंदी बना लिया। यह औरंगजेब की सफलता का चरम सीमा थी। ये मान लो तुम, ये पीक पे गए थे, सबसे ज़्यादा पीक होता है ना, ऊपर गए हैं ये इसमें, क्योंकि शिवाजी मर गए, बेटे को बंदी बना लिया। बट ये कि जब भी इंसान पीक पे जाता है तो उसके बाद डाउनफॉल भी आता है। अब ये थर्ड चरण चल रहा है ना, थर्ड चरण में ये यहाँ आए हैं, अब इसके बाद नीचे गिरेंगे, फोर्थ में ख़त्म ही हो जाएंगे बिल्कुल। अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊँ तो इनका ग्राफ ऐसे चल रहा है, पहले में हल्के से ऊपर गए, ठीक है, हल्का सा ऊपर गए। ये अगर मान लो एक ग्राफ की वो है लाइन, तो पहले में ही यहाँ गए, फर्स्ट में, सेकंड में गिर गए, पूरी तरीके से बुरी तरीके से गिरे, थर्ड में पीक पे आए, फोर्थ में फिर वापस ज़मीन में माइनस में चले जाएंगे, फोर्थ में। ठीक है, ये है इनका पहला, फिर ये इनका दूसरा चरण, तीसरा चरण में ऊपर आए पीक पे, फोर्थ में ख़त्म ही हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, ये इनका ग्राफ चल रहा है। 89 में औरंगजेब संपूर्ण दक्षिण प्रदेशों के स्वामी बन गया। 89 में क्या हुआ, इसने सबको ही हरा दिया, बीजापुर, गोलकुंडा, मराठे, सबको हरा के ये जीत गया पूरी तरीके से। औरंगजेब संपूर्ण दक्षिण का स्वामी बन गया। एक अनुभव सफलता जो उसके पूर्वजों को
भी प्राप्त नहीं हुई थी। एक ऐसी सफलता जो कभी इसके पूर्वज भी नहीं जीत पाए थे, वो इसने जीत ली थी औरंगजेब ने। इस घटना की टिप्पणी करते हुए जादूनाथ सरकार ने लिखा है, ये राइटर्स वगैरह होते हैं उनका नाम है, उसने क्या लिखा, 88 से 89 के बाद के वर्ष साम्राज्य के लिए अटूट सफलता के वर्ष थे। मतलब बहुत ज़्यादा ये जीता था, अटूट सफलता वाले थे। दक्षिण की ओर प्रयास करते हुए उसकी सेनाओं ने बीजापुर गोलागुंडा प्रदेशों को किलों को आक्रमण कर हरा दिया था। मतलब इन्होंने इनकी पूरी स्टोरी लिखी है, बताइए। अब ये है आपका बेटा लास्ट चैप्टर, यहाँ खत्म हो जाएगा 4th। इसमें ये पूरा जो ये पीक पे गए थे ये वापस नीचे ज़मीन पे आ जाएंगे, अर्श से फर्श तक का सफ़र तय करेंगे। अभी चतुर्थ चरण में क्या होगा बेटा, इन्होंने ना मुगल सल्तनत ने वालों ने क्या गलती की थी, मराठे स्ट्रॉन्ग हो गए थे, इन्होंने जीत लिया, मराठों पे ध्यान देना बंद कर दिया। मराठे धीरे 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 नीचे नीचे स्ट्रॉन्ग होते चले गए और इन्होंने फिर करा हमला, मराठों वालों ने छोड़ा नहीं। मुगल सत्ता कायम नहीं रही, फेल हो गई है, बाद में पतन का कारण बनता चला गया मराठे। ठीक है, मराठे ने हरा देंगे इस वाले चरण के अंदर। औरंगजेब के तृतीय चरण में जो सफलता हासिल की थी वह अधिक दिन ना चल पाई, खास लंबे समय तक नहीं चली। चतुर्थ चरण में, 4th चरण में उसके जीवन का सबसे निराशापूर्ण और विषाद का अध्याय स्टार्ट हुआ। एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट हुआ जो बहुत 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 डार्क और डीप में जाएगा, जिसमें ये हारेंगे। ठीक है, पतन का कारण बनेगा। 1690 के पश्चात मराठों की ताकत बढ़ती गई। मराठे अब वापस कम बैक कर रहे हैं। मराठे जो हारे थे वो आने लग गए, शुरू करना इन्होंने कि वापस अपने साम्राज्य को खड़ा करो। और अब वे मुगलों की भीषण प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभर के आए, डबल पावर के साथ अब ये आएंगे। शीघ्र ही वे दक्षिण की राजनीति पर पूरी तरह से छाने लगे। दक्षिण की जो राजनीति थी उसमें ये वापस कम बैक कर दिया इन्होंने। उनकी सेना गतिविधियों का क्षेत्र पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक फैलता हुआ गया। पश्चिम से पूरा ये पश्चिम वाला एरिया से लेके पूर्वी तट तक इनकी पावर बढ़ने लग गई मराठों वालों की। उसने दक्षिण राज्यों के बारे में जो अनुभव लगाया था, इसने क्या सोचा था कि दक्षिण को मैं जीत जाऊंगा फिर मैं जीतता रहूंगा, ऐसा नहीं हुआ। दक्षिण वाले खतरनाक थे, वो दोबारा से उठ के वापस आ गए। ठीक है, परिस्थितियों के अनुकूल नहीं रही। जो सोचा था उसने औरंगजेब ने, वैसा हुआ ही नहीं। हमेशा थोड़ी ना बना रहेगा राजा, हारने लगा। अब अपनी दक्षिण नीति में एक उचित मोड़ नहीं दे सका। उसने हारे हुए किले व क्षेत्र पुनः अधिकार करने के लिए अपने सारी सेनाएं शक्ति लगा दी, लेकिन वह कुछ भी जीत नहीं पाया। वह भी देर तक कायम नहीं रहा। उसने अपनी पूरी पावर लगा दी थी इन तीनों को हराने में, बट उसकी वो जो सत्ता थी वो ज़्यादा दिन टिकी नहीं। दक्षिण में मुगलों की सत्ता धीरे 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 समाप्त होती गई। धीरे धीरे आक्रमण हो रहे हैं, हारते जा रहे हैं, जो जो जीते थे वो एक एक करके किले जाते जा रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे ये खत्म होते चले गए और उसे दोबारा हासिल करना मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। दोबारा उनको हासिल करना नामुमकिन वाली सिचुएशन में था, मुमकिन नहीं था। औरंगजेब की दक्षिण नीति का अंतिम चरण में मुगलों की सेना ताकत और राजनीतिक प्रतिष्ठा लगभग खत्म हो गई थी। इनकी पावर जीरो हो गई थी, सारी पावर लगा दी इन्होंने तीनों को हराने में। राजनीतिक शक्ति भी खत्म हो गई थी, ना के बराबर। उसके लिए चारों तरफ असफलता थी, लेकिन यह असफलता केवल एक अलग घटना नहीं थी, इसका मुगल साम्राज्य के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। वह पतन के कगार पर खड़ा हो गया। खत्म हो रही है स्टोरी यहाँ पे, खत्म, दी एंड। इन्होंने इतना पैसा लगा दिया अपने राज्य को बढ़ाने में, सेना की ताकत पे, इनको हराने में। अंत क्या हुआ, इनके पास कुछ बचा ही नहीं। जितनी पैसा था, जितना पावर था, सब लगा दिया वॉर में। खुद कमज़ोर हो गए, फिर मराठे वापस आ गए। बस ये इनकी स्टोरी चली है। ये इनका ग्राफ था 4 चरण का, कि पहले ऊपर बढ़े हल्के से, फिर गिरे नीचे, फिर थोड़ा ऊपर आए, पीक पे आ गए बिल्कुल, फिर बिल्कुल ज़मीन में चले गए, डाउनफॉल हो गया। ऐसे चला है इनका ग्राफ। चलिए, अब भी किसी को कुछ ना समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर आसान है, डिफिकल्ट है नहीं है। बेसिक स्टोरी जैसे कि क्या क्या स्टोरी चल रही है, 4 चरण लिखने हैं आपको पेपर में, औरंगजेब की पूरी स्टोरी है ये। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर इट एग्जाम।